नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और मैं आज आपके बीच में प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बताने जा रहा हूं। ऑफलाइन वीडियोस है ये हमारा, क्योंकि ऑनलाइन वीडियोस बन नहीं पाते, हमेशा प्रिपरेशन नहीं हो पाता है उस तरीके से कि मैं बोर्ड के सामने आकर के बता पाऊँ, और थोड़ा सा मोबाइल में दिक्कत हो जाता है मुझे बताने में। जूम आउट और जूम इन में दिक्कत होता है, इसलिए मैं इस तरह के वीडियोज़ आपके बीच में लेकर के आ रहा हूँ। ठीक है, तो आप जो है ना वो अंत तक ज़रूर बने रहिए, ताकि जो है मैं आपको समझा सकूं अच्छे से। तो सबसे पहले हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के बारे में समझते हैं। तो बुक का जो बुकिस्ट लैंग्वेज जिसको बोल सकते हैं, आपके बुक का जो लैंग्वेज है वो ये कहता है कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो प्रकाश की किरणें जो है वो अपने दिशा में परिवर्तन कर लेती है। तो प्रकाश का जो अपने दिशा में परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, अब प्रकाश का अपवर्तन जो ये सारी चीज़ें होती है, प्रकाश के अपवर्तन की घटना किस चीज़ों में होती है, तो इसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है कि कैमरे में प्रकाश का अपवर्तन होता है, सूक्ष्मदर्शी में प्रकाश का अपवर्तन, दूरदर्शी में प्रकाश का अपवर्तन के सिद्धांत को फॉलो किया जाता है, उसके बारे में बताया गया है। अब आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं एक डायग्राम के माध्यम से, ताकि पूरा का पूरा क्लियर हो जाए यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट। तो देखिए, प्रकाश की किरणें देखिए हवा से इस माध्यम से, हवा एक माध्यम है, ठीक है, और जल भी एक माध्यम है, दूसरा माध्यम है यहाँ पर। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जैसे ही प्रवेश करती हैं प्रकाश की किरणें, जैसे ही प्रवेश करती हैं तो थोड़ा सा देखिए बैंड हो गया है यहाँ पर, थोड़ा सा मुड़ गई है। तो प्रकाश की किरण को, अब डिफिनेशन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या हो जाती है? प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरणें अपने पथ से विचलित हो जाती है या अपने पथ से मुड़ जाती है। तो यही प्रकाश का जो झुकाव होता है या मुड़ाव होता है, यही घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। दूसरे इमेज में देखिएगा यहाँ पर कि प्रकाश जो है वो जल के भीतर से एयर की तरफ जो है वो एयर की तरफ आता है, और ये जो है दूर भाग जाता है नॉर्मल से। ये जो है ना वो नॉर्मल है, जिसको कि अभिलंब कहते हैं, यहाँ पर भी दिया गया है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे राइज ये ज़रूर हो जाता है कि जब हवा से जल में प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर झुकता है, इसके बीच में देखिएगा गैपिंग क्या है? कम है। और जब क्या होता है, जल से जो है हवा में आप प्रवेश करता है तो उस समय अविलंब से ये क्या होता है? दूर हटता है। तो ये जो दूर हटने की जो यहाँ पर घटना है, तो ये क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब एक बातों को यहाँ पर और क्लियर कर लेते हैं कि जब कभी भी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा तो वह प्रकाश की किरण जो होगी वह विलंब से दूर हटेगा। सघन माध्यम से विरल माध्यम, तो यहाँ पर जल क्या है? सघन माध्यम है, डेंसर मीडियम है, और रेरर मीडियम जो है वो हमारा हवा है, जहाँ पर प्रवेश करने पर विलंब से दूर हटता है। जबकि रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो अभिलंब की ओर झुकता है। ठीक है, तो अभिलंब की ओर देखिए यहाँ पर क्या हो गया? झुक गया है। तो ये हो गया। अब इन सब चीज़ों को जान लेने के बाद हम लोग जो है कुछ चीज़ों को और बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर। तो पहला देखिएगा कि जो किरणें आती हैं, जो किरणें क्या होती हैं? प्रवेश करती हैं, जो किरणें आ रही होती है उसे आपतित किरण बोलते हैं हम लोग, ये चीज़ों को पहले भी पढ़ चुके हैं। और जो किरण जो है ये घटना हो जाने के बाद अपवर्तित होती हैं, वे किरणें दूसरे माध्यम में जो किरणें प्रवेश करती हैं वो क्या कहलाते हैं? अपवर्तित किरण कहलाता है। और यहाँ पर एन डैश जो है वो क्या है? अभिलंब है। ये जो है हमारा क्या है? अभिलंब है, जो कि यहाँ पे बताया गया है। ये क्या है? अभिलंब है। ठीक है, आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर जो है किरणें आती है उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। और अपवर्तन बिंदु भी वही हो जाएगा जहाँ पर से कि वो आपतन कोण क्या कहलाता है? तो अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। और अपवर्तन कोण कहते हैं, कौन सा? अपवर्तन कोण कहते हैं जब अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच में कोण बनता है, उसे अपवर्तित कोण कहते हैं। ठीक है,
ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर जो है हमेशा ये ध्यान देना है वाली बात है यहाँ पर कि हम लोगों ने जो पहले पढ़ा है परावर्तन के नियम, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा है, उसमें पढ़ा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। लेकिन अपवर्तन में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर नहीं होता है, या छोटा या बड़ा हो सकता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर नहीं हो सकता है। अपवर्तन में जो है अपवर्तन की घटना में आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर नहीं हो सकता है, या बड़ा या तो छोटा होगा। जबकि परावर्तन के नियम में हम लोग पढ़े हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपको ये समझ में आ गई होगी ये बातें, ठीक है। अब जो है हम लोग दूसरा इसका जो दूसरा हमारा जो भाग है उसके बारे में अब थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि ये जो प्रकाश का जो अपवर्तन होता है इसके पीछे रीज़न क्या है, आखिरकार कारण क्या है कि प्रकाश के अपवर्तन होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन की घटना जो है वो होने के काउज क्या है। तो देखिए, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो प्रकाश के चाल में जो है वो अंतर हो जाता है। हम लोग यह जानते हैं कि प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो यहाँ पर क्या है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड प्रकाश की चाल है। जब वह दूसरे माध्यम में प्रवेश करते हैं उसमें चाल में क्या हो जाता है, अंतर हो जाता है। यह चाल में अंतर हो जाने के कारण से क्या होता है, उसकी जो स्पीड है वो थोड़ा कम हो जाता है। चाल में अंतर यानी कि स्पीड में अंतर हो जाता है। स्पीड में अंतर हो जाने से वो क्या होते हैं, प्रकाश की किरणें थोड़ी अपवर्तित हो जाती है, तो उसमें विभिन्नता आ जाती है। तो इसमें जो मूल बातें जो जाननी चाहिए हमें वो ये है कि प्रकाश जो है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरणें जो है वो प्रवेश करती है तो निर्वात में तो प्रकाश की चाल अपेक्षाकृत अधिक होती है, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल अपेक्षाकृत अधिक होता है, यानी कि रेयर मीडियम में। जब डेंसर मीडियम में प्रवेश करता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, प्रकाश की चाल कम हो जाती है। और अपेक्षाकृत यह हमेशा डेंसर मीडियम में होता है, ये याद रखेंगे। तो जिसका घनत्व, आप बोलेगा कि रेयर मीडियम क्या होता है, तो जिस माध्यम का जो घनत्व होता है वह कम होता है, जिस पारदर्शी मीडियम आप बोल सकते हो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट मीडियम, तो वहाँ का अगर घनत्व जो है वो क्या है, अगर कम है तो वो रेयर मीडियम होगा। और जहाँ पर का घनत्व ज़्यादा होगा, जहाँ पर का घनत्व क्या होगा, ज़्यादा होगा, वो क्या कहलाएगा, डेंसर मीडियम कहलाएगा। और डेंसर मीडियम में हमेशा क्या होता है, अभिलंब की ओर प्रकाश की किरणें क्या हो जाती है, झुक जाती हैं। जो अपवर्तित किरणें होती है वो झुक जाती हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे है ठीक है, आगे प्रकाश के जो अपवर्तन होते हैं उसके नियम, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कहता है उसके बारे में हम लोग सबसे पहले समझते हैं। इसके भी 2 नियम हैं, ठीक है। इसके कितने नियम हैं, 2 नियम हैं। तो प्रकाश के किरणों के अपवर्तन के बारे में जो नियम दिए गए हैं उसे प्रकाश के अपवर्तन का नियम कहते हैं। और ये जो है ना वो 2 नियम हैं इसके। पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी क्या होता है, या तीनों एक ही तल में क्या होते हैं यहाँ पर। तो देखिए, ये है आपतित किरण और ये है अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये अभिलंब डाला गया है। तो ये तीनों क्या हैं, एक ही तल पर हैं। ये तीनों क्या हैं, एक ही तल पर हैं। ये पहला नियम हमारा कहता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसमें दूसरा नियम इसका क्या कहता है। फटाफट देख लेते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा समय देंगे तो फिर आपको भी दिक्कत हो जाएगी। चाहेंगे कि मैक्सिमम चीज़ों को कवर कर दें। तो दूसरा ये कह रहा है कि हमारा और हम पार्ट वाइज वीडियोस लेकर के आएंगे ताकि आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाए। इस कोरोना काल में पढ़ाई तो करनी है। दूसरा नियम कहता है कि अपवर्तन का जो दूसरा नियम है वो कहता है आपतन कोण की ज़िया अपवर्तन कोण की ज़िया का अनुपात जो होता है वो एक
स्थिरांक होता है या नियतांक होता है, ये बातें कही जाती है। तो यहाँ पर उन चीज़ों को देख लेते हैं कि यहाँ पर ऐसे जब भी यूज़ करेगा किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज़िया तथा अपवर्तन कोण की ज़िया, यानी कि साइन आई, आपतन कोण क्या हो जाएगा साइन आई और अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा साइन आर। तो आपतन कोण की ज़िया तथा अपवर्तन कोण की ज़िया का जो अनुपात होगा यहाँ जो इन दोनों का जो अनुपात है वह क्या होता है, एक नियतांक होता है। वह क्या होता है, एक नियतांक होता है। नियतांक का मतलब कांस्टेंट होता है, जिसका कि वैल्यू एक आता है ना, न्यूमेरिक वैल्यू 1 2 3 4 5 इस तरह का जो चीज़ें आती है वो एक कांस्टेंट है। तो उसके बारे में बताया गया। इसके बारे में जो है स्नेल महोदय ने अपने प्रयोग के आधार पर कितने ईस्वी में 1621 ईस्वी में इसके बारे में खोजा। इसलिए इस नियम को, जो अपवर्तन का दूसरा नियम है, उसे हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। इस अपवर्तनांक को दूसरे माध्यम की अपेक्षा मतलब जो है इसको समझिए इस तरह से कि यह जो नियतांक है, इस नियतांक को पहले माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहते हैं। मतलब आप समझ लीजिए, मान लीजिए कि पहले शीशे का अपवर्तनांक लिया गया, ठीक है, और जो है वो जल का अपवर्तनांक लिया गया। तो पहले माध्यम की तुलना में जब दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक के बारे में बताया जाएगा तो उसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपको समझ में आ गया होगा। इसके बारे में मैं और भी बताऊंगा, अभी शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से आपके बीच में बता रहा हूं। आगे हम लोग जो है ना पार्श्विक विस्थापन के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा। पार्श्विक विस्थापन क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। एक डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे मान लीजिए कि ये मैं जो आपके सामने में एक डायग्राम बना रहा हूँ, ये मान लीजिए कि कांच का बना हुआ भाग है। अब जब इसमें प्रकाश की किरणें प्रवेश करती हैं, जैसे कि मान लीजिए ये प्रकाश की किरणें प्रवेश कर दी और ये थोड़ा सा बैंड होगी, ठीक है, और फिर इस तरह से बाहर की तरफ निकल जाएगी। अगर नॉर्मल डाला जाए, यहाँ पर इस तरीके से नॉर्मल डाला जाएगा। देखिए, आपको समझने के लिए क्या हुआ, थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर जो ये जो नॉर्मल है, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा कि ये जो प्रकाश की किरणें आपतित हुई, फिर अपवर्तित हुई और फिर यहाँ पर अपवर्तन की घटना घटी। तो यहाँ पर क्या है कि यदि हम एक निर्गत किरण इस तरह से आगे की तरफ बढ़ाएं तो अपवर्तित किरण तथा निर्गत किरण के बीच में एक डिस्प्लेसमेंट फिक्स होता है, एकदम पैरेलल रहता है डिस्प्लेसमेंट। यही डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है, पार्श्विक विस्थापन कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया है कि कांच का एक स्लैब अगर ले लिया जाए, क्या ले लिया जाए, कांच का स्लैब लिया जाए, तो उससे निर्गत किरण जो होते हैं, इमर्जेंट लाइट जो होता है, रे जो होता है वह, और आपतित किरण जो मूल पाथ जो होता है, उनके बीच जो विस्थापन होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। ठीक है, अब इसे जो है यहाँ पर डायग्राम अगर देखिए, यहाँ पर देखिएगा कि इस तरीके से बताया गया है। यहाँ पर क्लियर नहीं किया गया उस चीज़ को, लेकिन मैंने आपको क्लियर करके ये बता दिया कि इस तरीके का इमेज जो है वो ड्रॉ होता है, और ये जो गैपिंग है वही क्या कहलाता है, पार्श्विक विस्थापन कहलाता है। अब आपके पास कुछ एग्जाम्पल आते हैं, जिस एग्जाम्पल्स को आप समझिए कि जैसे कि आप किसी ग्लास, पानी से भरा हुआ कोई ग्लास है और उसमें जो है यहाँ पर देखिए जैसे कि दिख रहा होगा आपको, ठीक है, तो ये पानी से भरा हुआ जो ग्लास है, इसमें आप कोई छड़ रख दीजिए या कोई पेंसिल रख दीजिए तो वो ऐसा लग रहा है मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। ऐसा क्यों होता है, तो उसके बारे में एक डायग्राम देखिए यहाँ पर बनाया गया है कि पानी का भरा हुआ एक टब है, उसमें एक पेंसिल रख दिया गया है
और पेंसिल वास्तविक स्थिति, जहाँ पर उसकी वास्तविक स्थिति है वहाँ से वो ऊपर उठा हुआ महसूस होता है और थोड़ा सा झुका हुआ महसूस होता है, ऐसा होता है। ऐसा प्रकाश के अपवर्तन के कारण से होता है। ऐसा किस कारण से होता है? प्रकाश के अपवर्तन। वन लाइनर क्वेश्चंस पूछा जाए कि यदि किसी टब में या पानी में कलछुल डूबी हुई रहती है तो वह टूटी हुई महसूस होती है, मुड़ी हुई महसूस होती है, इसका क्या कारण है? तो इसका क्या कारण है बंधु? इसका कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण से होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही मैं आपको बताता हूँ। अगले वीडियो में मैं फिर आपके बीच में लेकर के आऊँगा और समझाने का प्रयास करूँगा।